किन्नौर, देवभूमि हिमाचल का वो ज़िला जहाँ है द माइटी किन्नर कैलाश, जो कि काफ़ी फेमस है अपनी ब्यूटीफुल वैलीज़ एंड विलेजेस के लिए। और ये कहानी है उन्हीं वैलीज़ में से एक सांगला वैली की, जहाँ है इंडिया का लास्ट विलेज छितकुल, जो पड़ता है तिब्बत बॉर्डर के पास। और इसी वैली में है हज़ारों साल पुराना फोर्ट, जहाँ कई राजाओं ने राज भी किया है। ये किले का निर्माण बद्री विशाल जी के द्वारा हुआ है। तो इसमें ये मान्यता है कि 123 राजाओं ने राज किया है। और किन्नौर का सबसे पुराना गांव कामरू है। किन्नौर के लगभग हर गांव में लकड़ी के घर बने हुए हैं, पर वहीं किन्नौर के हाईएस्ट विलेज नाको में आपको मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे। और यहाँ से दिखती है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल, रियो पुरगिल। तो ये है बसपा वैली, जिसे सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। पर हमारी इस कहानी की शुरुआत हुई द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला से। और यहाँ से सांगला हमने तय करे लगभग 220 किलोमीटर, इन विच वी क्रॉस द हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स ऑफ इंडिया। जहाँ है सर के ऊपर ये बड़ी बड़ी क्लिफ्स और दूसरी तरफ ये गहरी खाई। और इन खतरनाक रोड्स को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे बसपा वैली। तो ये है सांगला, एक सुंदर सा गांव जो बसा है किन्नर कैलाश रेंज के बैक साइड में। एंड इट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 8,700 फीट, जिसके साथ साथ बहती है बसपा रिवर। सांगला इस वैली का मेन हेडक्वार्टर है और इस वैली की सबसे बड़ी मार्केट भी यही है, जहां आपको लगभग सारी चीजें मिल जाएंगी। सांगला वैली में एक ऐसा गांव है विच इज़ नोन एज द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ किन्नौर, जिसका नाम है कामरू। और ये गांव सांगला से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और इस गांव में है एक प्राचीन किला, जहां कई राजाओं ने राज करा है। तो अभी हम हैं कमरू फोर्ट में, जो कि पड़ता है कमरू गांव में। और यहाँ है श्री बद्री विशाल जी का प्राचीन मंदिर। और जब भी आप यहाँ पर दर्शन करने आओगे तो आपको यहाँ पर किन्नौर का ताज मिलेगा, जो कि किन्नौरी टोपी है, और साथ में कमरबंद दिया जाएगा। और इसके बिना मंदिर पे एंट्री बिल्कुल बंद है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, जब भी आप मंदिर में दर्शन करने आओ तो मांस और अंडे का सेवन ना करें। ये कामरू किला बुशहर रियासत का मुख्य किला है, राजधानी है। मतलब कि जब पहली बार बुशहर रियासत की स्थापना की गई थी तो इस किले का निर्माण हुआ था। ये किले का निर्माण बद्री विशाल जी के द्वारा हुआ है। तो इसमें ये मान्यता है कि 123 राजाओं ने राज किया है। उससे पहले का मतलब कि कब बना है ये पूरा बता नहीं सकते। तो 123 राजाओं ने राज किया। अपने वीरभद्र सिंह जी से पूर्व जितने भी राजा थे उनका पूरा 123 डिटेल है। और जो बद्री विशाल जी है वो मतलब कि इस जब किले का निर्माण हुआ था उससे पूर्व बद्रीनाथ धाम से आए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया।
ये मान्यता है 7 मंजिल है इसमें। एक अंडरग्राउंड है, बाकी ऊपर दिखता है आपको। छठवां ये छत को मिला के पूरे 7 मंजिल है इसमें। 7 मंजिल में से अंडरग्राउंड को छोड़ के तीसरे मंजिल में भगवान बद्री विशाल जी रहते हैं, जो तपस्या में है। बाकी जो रथ रूप में वो आपको नीचे मंदिर में मिलेंगे। इसके अंदर इनके जो कामदार होते हैं, पुजारी होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जाते पूजा पाठ में। बाकी प्रतिदिन पुजारी व उनके साथ जो उनके हेल्पर होते हैं वो जाते हैं पूजा के लिए सुबह शाम, बाकी बंद ही रहता है ये। और माँ कामाख्या देवी के आने के बाद इस गांव का नाम कामरू पड़ा। उससे पूर्व इस गांव को मोने के नाम से जाना जाता है और किन्नौर का सबसे पुराना गांव कामरू है। कामरू से दिखती है ये खूबसूरत पहाड़ियाँ जो कि किन्नर कैलाश की बैक साइड है। तो फोर्ट की हिस्ट्री जानने के बाद हम निकल पड़े कामरू में स्थित श्री बद्री विशाल जी के मंदिर। तो ये मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित है, जहां श्री बद्री विशाल जी की पालकी रखी है। जब भी यहाँ कोई फंक्शन होता है तभी लोगों को श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने को मिलते हैं। बाकी समय पालकी अंदर ही रहती है। और ये मंदिर देवदार की लकड़ियों से बना है, जिसकी बनावट काफी ज्यादा खूबसूरत है। So after exploring the oldest village of Kinnaur, we headed towards India's last village, CHITKUL. तो 15 किलोमीटर की सीनिक ड्राइव के बाद हम पहुंचे रक्षम। रक्षम भी सांगला और कामरू की तरह इस वैली का एक सुंदर सा गांव है, जहां बसपा रिवर के एक तरफ इनके घर, मंदिर और गायों बकरियों के शेल्टर हैं और वहीं रिवर के दूसरी तरफ है दूर दूर तक फैले खेत, जिनमें राजमा, आलू, ओगला जैसी तरह तरह की खेती होती है। हम सांगला वैली मई के एंड में आए थे, जब पहाड़ों पर बर्फ के साथ साथ हल्की ठंड थी और खेतों में कोई भी फसल नहीं लगी थी। पर अगर आप यहाँ सितंबर में आते हो तो आपको बकवीट ब्लॉसम देखने को मिलेगा, जिस वक्त रक्षम पिंक, व्हाइट एंड येलो फ्लावर्स से भरा होता है। तो कुछ वक्त रक्षम में बिताने के बाद हम निकल पड़े चितकुल की तरफ, जिसका डिस्टेंस यहाँ से 10 किलोमीटर है। ये है चितकुल, जो कि फेमस है इंडिया के लास्ट विलेज के नाम से, क्योंकि ये गांव पड़ता है तिब्बत बॉर्डर के पास। चितकुल हिस्सा था हिस्टोरिकल हिंदुस्तान तिब्बत सिल्क रूट का,
जहां व्यापारी ट्रेड करने के लिए इस रूट का यूज किया करते थे। जब शहर के भीड़ भड़ाके और पॉल्यूशन से दूर हम छितकुल की वादियों में आए तो यहाँ के खुले आसमान, ये पहाड़, पेड़, नदी और फ्रेश हवा ने हमें तरोताज़ा कर दिया। छितकुल की हाइट है 11,300 फीट और इतनी हाइट पर विलेज लाइफ कैसी है, इस चीज़ का पता करने हम निकल पड़े यहाँ की गलियों में। जब आप छितकुल की गलियों से गुजरोगे तो आपको महसूस होगा कि आप समय में पीछे आ गए हो, क्योंकि छितकुल में अभी भी काफ़ी साल पुराने घर हैं और इन सब घरों में देवदार और चीड़ की लकड़ी का यूज़ हुआ है। और लकड़ी के घर बनाने का मेन रीज़न ये है कि ये घर अंदर से गर्म रहते हैं, जो कि हार्श कंडीशन में लोगों को ठंड से बचाते हैं। इन घरों की छत पर स्लेट का यूज़ हुआ है, जो वेदर रेजिस्टेंट तो है ही और घरों को काफ़ी एस्थेटिक लुक भी देता है। ये कठार है हमारा, राशन पानी रखते हैं हम लोग इसमें सर्दी के लिए। खास इसमें मेन रीज़न ये है कि इसमें अनाज रखते तो ख़राब नहीं होते, इसमें लकड़ी की वजह से सैलाब नहीं आता। वो सर्दी के लिए सारे राशन पानी हम इसी में स्टोर करते हैं 6 महीना, तो इसीलिए यूज़ होता है ये हमारा, सिर्फ गर्मी सर्दी दोनों के लिए। ये बहुत पुराना है, 100 साल पुराने लोगों ने बनाया हुआ है, तो हमारा यही स्टोर टाइप का हमारा एक तरह का। ये ऊपर छत रखा होता है, उसमें गाय मवेशी के लिए घास रखते हैं। सुखा सर्दी जब 6 महीने के लिए बर्फ़ पड़ती है ना, तो घास हम लोग अक्टूबर में हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, फिर गायों के लिए ऊपर छत में रखते हैं इसको। जब बर्फ़ पड़ती है तब, जब घास नहीं होती है तब इनको खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। छितकुल की खूबसूरती ये है कि यहाँ के लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना अच्छे से सीखा है। जहाँ आज भी अनाज को पुराने तरीके से पीसते हैं, जिसमें बिजली और मशीन का यूज़ ना करके पानी, पत्थर और लकड़ी का यूज़ होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये घराट है, ये काफ़ी पुराना है। इसका यूज़ पुराने टाइम में और अभी तक, जैसे मोटा अनाज या कोई भी अनाज हो, गेहूँ हो गया या कोई और अनाज, उसको पीसने के लिए किया जाता है। इसका मेन मैकेनिज़्म जो रहता है, वो ऊपर से अनाज डाला जाता है, फिर अनाज नीचे आता है और टरबाइन घूमती है पानी के फ्लो से, और इस पत्थर के माध्यम से जो मोटा अनाज है वो पीसा जाता है। कौन क्या क्या बीजते हैं यहाँ पे? फसल क्या क्या लगता है यहाँ पे? आलू मटर जौ जौ, और क्या बोलते हैं, आलू मटर जौ में, है ना? और गेहूँ होता है इधर? गेहूँ भी होता है। चलो ठीक है जी, ठीक है। ओके। तो ये है छितकुल के बड़े बड़े सुनहरे खेत, जहाँ लोग यहाँ के शुद्ध वातावरण में अनाज सब्जियों की खेती करते हैं। जितने ही खूबसूरत यहाँ के पहाड़, नदी, ये वादियाँ हैं, उतने ही खूबसूरत यहाँ के ये लोग हैं, जो पहाड़ों की तरह मजबूत है और इनके दिल नदी की तरह साफ। यहाँ के लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती है, जो दर्शाती है यहाँ की मुश्किल भरी जिंदगी भी इनके लिए आसान है। शांति तो है वो, मतलब वो सुन रहे हो आप कि पानी की आवाज़ बह रही है, वॉइस में सुन पा रहे हैं नेचर को, हर एक वॉइस को। हिमाचल को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहते। यहाँ हर गांव में देवी देवता का स्थान है और यहाँ भी छितकुल माता का मंदिर है, जिनके नाम से इस गांव का नाम पड़ा है। छितकुल माता के पति श्री बद्री विशाल जी है, जिनका मंदिर कामरू में है।
मान्यता है कि ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। छितकुल के टॉप एंड में एक छोटी सी मॉनेस्ट्री भी है जिसके चारों तरफ प्रेयर फ्लैग्स लगाए गए हैं। ये प्रेयर फ्लैग सिर्फ सजाने के लिए ही नहीं है, बल्कि जब ये हवा के साथ लहराते हैं तो पूरी वैली में दया, करुणा और शांति फैलाते हैं। ये मॉनेस्ट्री और मंदिर तभी खुलते हैं जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है। इसमें क्या क्या बन जाता है? कोट बनता है, ये टोपी बनता है। टोपी भी है इसमें ना? ये जो पेंट है ना, उससे दोड़ू। अच्छा, दोड़ू। हाँ, हमारे ये पेंट है, ये भी बनता है। ये भी बनता है। ये मुफलर ये भी बनता है, ये भी बनता है। तो अभी गांव में ये हर जगह बनता है कि कोई कोई बनाता है? कोई ऐसा है, कोई अपना काम, अपना अपना काम है। कोई सिलाते हैं, कोई सिलाते हैं। हाँ, बढ़िया। ये है कपड़े बुनने का पारंपरिक तरीका, जिसे पिटलूम या लोकल भाषा में खड्डी कहा जाता है, और सालों से चला आ रहा ये तरीका आज भी इस गांव में जीवित है। ये है लोकल। दूसरा ये सरकार के भी होता है, वो बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। ये वाला लोकल है। कितना साल पुराना है ये? साल तो हमें पहले से बुनते हैं, और 70 साल होने जा रहा है। 70 साल हो रहा है। हाँ, ये गाँव सेकंड में दूसरी क्लास में। छितकुल में एक ट्रैक भी है जिसका नाम है तिरंगा ट्रैक, जहां से इस जगह का पैनारोमिक व्यू देखने को मिलता है। कुछ दूर चलते ही हमें एक जगह से छितकुल का पैनारोमिक व्यू देखने को मिला, और वक्त कम होने के कारण हमने तिरंगा ट्रैक की जगह यहाँ बैठकर ही इस व्यू को एंजॉय करना सही समझा। यहाँ की स्लो और कम फैसिलिटीज़ वाली लाइफ भी शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ के लोग नेचर के साथ जुड़कर रहते हैं और अपनी पारंपरिक तरीकों से जीवन को जीते हैं। सांगला वैली में एक ऐसा गांव भी है जिसका काफ़ी कम लोगों को पता है, और इस हिडन जेम का नाम है चांसू, जिसका डिस्टेंस सांगला से 8 किलोमीटर है। ये है चांसू, एक छोटा सा प्यारा गांव जिसे चारनगर चासंग के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव बसा है लगभग 10,000 फीट हाइट पर, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 550 के आसपास है। ये तो बहुत पुराना है, ये हमने जानते नहीं, मेरे कहा मतलब 100 साल तो हो गए कम से कम। कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है।
तो यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है जो लगभग 500 साल पुराना है। किन्नौर के लगभग हर गांव में आपको मंदिर और मोनेस्ट्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ लोग दोनों धर्मों का पालन करते हैं। और यहाँ भी है श्री याकेश नारायण जी का मंदिर और साथ में है बौद्ध मोनेस्ट्री। तो गांव के लोगों से हमें पता चला कि यहाँ एक हिडन वाटरफॉल भी है, तो हम भी निकल पड़े उस वाटरफॉल को देखने, जिसका रास्ता इनके खेतों के बीच से होकर जाता है। तो वाटरफॉल के रास्ते में हमें ये ग्राउंड दिखा जहां लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे, और इससे अच्छी जगह खेलने को कहीं होगी, क्योंकि ये ग्राउंड है इन खूबसूरत वादियों के बीचों बीच और बैकड्रॉप में है ये बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ। और सच बताए तो हमारा भी मन कर रहा था यहाँ खेलने का। तो ये है चांसो का हिडन वाटरफॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत है। और लोकल लोगों के मुताबिक इन पहाड़ियों के पीछे एक जगह है जिसका नाम है नागिंदौर, जहाँ से ये वाटरफॉल आता है और यहाँ से आगे जाकर ये बसपा रिवर में मिल जाता है। तो चांसू विलेज और वाटरफॉल देखने के बाद हम निकल पड़े किन्नौर के हाईएस्ट विलेज, जो यहाँ से 126 किलोमीटर दूर है। इस रूट में आता है द फेमस स्पॉट खाप संगम, जहां तिब्बत से आती सतलुज और स्पीति वैली से आती स्पीति रिवर का संगम होता है, जो आगे जाकर सतलुज ही कहलाती है। तो सफर का असली मजा इन छोटे छोटे पलों को जीने में ही है, जैसे हर मोड़ पर नए लैंडस्केप देखना, इन ठंडी हवाओं को महसूस करना, नई कहानियाँ बनाना, क्योंकि ज़िंदगी तो एक सफ़र ही है, मंजिल तो बस बहाना है। ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट विलेज नाको। नाको के इस पिक्चरस्क पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद हम निकल पड़े इस गांव की गलियों में। नाको बसा है कोल्ड डेजर्ट एनवायरनमेंट में, जिसकी हाइट 12,000 फीट है। यहाँ आपको ना के बराबर वेजिटेशन मिलेगी, इसलिए यहाँ के घर मिट्टी और पत्थर से बने हैं, जिनकी वॉल्स काफ़ी मोटी है, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ताकि ये घर हार्श विंटर्स में अंदर से गर्म रहे और समर्स में ठंडे।
इन घरों की छत मिट्टी या फिर लकड़ी से बनी है, जिनके दरवाजे काफ़ी पुराने और यूनिक है, जो काफ़ी एस्थेटिक और विंटेज फील देते हैं। पीक विंटर्स में यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जिसके लिए लोगों ने पहले ही तैयारी करके लकड़ियाँ इकट्ठी करी होती है ताकि ठंड से बचा जा सके। नाको से वैसे काफ़ी सारी हिमालयन पीक्स दिखती है, पर इनमें जो सबसे फेमस और ख़ास पीक है वो है रियो पुरगिल, which is also known as the highest peak of Himachal Pradesh. And this peak is at a height of 22,362 feet, which comes in the Zanskar range of the Himalayan ranges. The main attraction of this village is Nako Lake, which is surrounded by willow and poplar trees. और इस लेक में रिफ्लेक्शन दिखती है यहाँ के घर, पेड़ और माउंटेन पीक्स की, जो इस लेक को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। नाको लेक के किनारे आप काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड कर सकते हो। हमने भी यहाँ कुछ पल बैठकर ठंडी हवा को महसूस करा और यहाँ के सराउंडिंग से पक्षियों की आवाज़, पानी की लहरों की आवाज़ हमारे मन को काफ़ी सुकून दे रही थी। किन्नौर के इन रिमोट विलेजेस का सफ़र लंबा ज़रूर है, पर यहाँ के व्यूज़ काफ़ी सीनिक हैं। चाहे सांगला वैली और नाको के लैंडस्केप हो, यहाँ के वाटरफॉल्स, नदियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ या फिर हज़ारों साल पुराने मंदिर हो, जिनकी ब्यूटी टाइमलेस है। किन्नौर की सुंदरता सिर्फ यहाँ के खूबसूरत व्यूज़ में ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों में भी है, जो काफ़ी साफ दिल के हैं। यहाँ की पीसफुल लाइफ का कारण इनका नेचर के साथ जुड़कर रहना है, जो इनकी चैलेंजेस भरी लाइफ को भी आसान बना देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किन्नौर से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ राइट साइड पे क्लिक करें। थैंक यू।